हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हम आज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन और न्यूक्लिक एसिड बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इन्हें हम जनरल फार्मूला CHH2O से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ऐसा बोला गया कि जो कंपाउंड CHH2O का होल वाई जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। लेकिन फिर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आए जो इस फार्मूले को फॉलो करते थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जो इस फार्मूले को रिप्रेजेंट नहीं करते थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट थे। तो बाद में कार्बोहाइड्रेट को केमिकली दूसरे डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन किया गया। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं या ऐसे बड़े मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। यानी एक लाइन में बोला जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर सच कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehyde or ketone are called as carbohydrate. On the basis of hydrolysis इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अगर हम बात मोनोसेक्राइड से करते हैं, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed into simpler unit of polyhydroxy aldehyde or ketone. For example, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा। बात करते हैं अब ऑलिगोसेक्राइड की। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर ये 2 से 10 यानी 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑलिगोसेक्राइड बोलते हैं। यानी ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। अगर 2 यूनिट दे रहे हैं तो इन्हें हम डाइसेक्राइड बोलेंगे, 3 दे रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड बोलेंगे एंड सो ऑन। और सबसे कॉमनेस्ट ऑलिगोसेक्राइड जो होता है बेटा वो डाइसेक्राइड होता है। उसके बाद बात करते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट मिले उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया एटसेट्रा। अब इन पर बेस्ड जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपको इसका लीनियर मतलब एसाइक्लिक स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचना होगा। इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर है बेटा ग्लूकोज का, इसमें कायरल सेंटर देखना है। यानी स्टीरियो सेंटर की बात कर रहा है, कायरल सेंटर की बात कर रहा है। तो क्या होते हैं ये कायरल सेंटर? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम अटैच्ड विद 4 डिफरेंट वैलेंसी। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? अगर इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है तो सेंटर क्या होगा? कायरल होगा। HOH CHO और नीचे का ग्रुप क्या है बेटा? अलग है, तो ये सेंटर क्या है? कायरल है। यानी यह स्टीरियो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा देखें, यह सेंटर आपका क्या हो गया? कायरल हो गया। स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहां पे देखिए, ये भी क्या है? इस कार्बन से चारों वैलेंसी आपको अलग नजर आ रही है, ये भी क्या हो गया? कायरल सेंटर। इस कार्बन से भी आपको चारों वैलेंसी नजर आ रही है अलग, ये भी क्या हो गया? कायरल सेंटर। और ये भी क्या हो गया? कायरल सेंटर। यानी जो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है इसमें 4 कायरल सेंटर हैं या बोल सकते हैं 4 स्टीरियो सेंटर। अच्छा, मैंने डी ग्लूकोज लिखा है तो ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है एक रिलेटिव कॉन्फिगरेशन होता है। ऊपर से आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करते समय जो लास्ट कायरल सेंटर है उस पर फोकस करिए। क्या ये लास्ट कायरल सेंटर आपको नजर आ रहा है? इस लास्ट कायरल सेंटर पर अगर OH राइट साइड पे होगा तो उसे अपन बोलते हैं बेटा कैपिटल डी, और अगर लेफ्ट साइड पे होगा, अगर OH लेफ्ट साइड पे होता तो उसे अपन बोलते हैं कैपिटल एल। तो यह है कैपिटल डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। चलिए अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। साइक्लिक, इसे अपन बोलते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। यह जो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है
इसको साइक्लिक फॉर्म में चेंज किया गया है। तो इसे अपन बोलते हैं साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर पहले काउंट करिए, ध्यान से देखें, ये HOH ऊपर का ग्रुप अलग और नीचे का पार्ट आपको अलग नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा कायरल सेंटर। यहां भी आपको नजर आ रहा है कायरल सेंटर, डिफरेंट वैलेंसीज 4, ये भी क्या है कायरल सेंटर, यहां पे भी है कायरल सेंटर, और HCH2H इधर का पार्ट अलग, ये भी क्या हो गया कायरल सेंटर। या नंबर ऑफ कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर कितने हो गए 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 और 5। ये साइक्लिक हेमीएसिटल क्यों बोला, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये जब रिंग में चेंज हुआ तो इस कार्बोनाइल ने एक हेमीएसिटल कार्बन का रूप ले लिया। हेमीएसिटल यानी कि ऐसा कार्बन जिस पर OH लगा हो और OR लगा हो और जो एल्डिहाइड का से बना हो, उसे अपन बोलते हैं क्या हेमीएसिटल। क्या बेटा आपको इस कार्बन पर OH नजर आ रहा है, क्या आपको इस कार्बन पे O और R नजर आ रहा है, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज दे रखा है। अच्छा D का क्या हुआ, कैपिटल D मैंने आपको बता दिया अभी, लास्ट कायरल सेंटर पर OH को देखिए राइट साइड में है तो क्या होगा कैपिटल D, और प्लस क्या होता है इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। तो उसने बोला कि ये D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो आपको बताना है L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। जनरली इसमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर लास्ट कायरल सेंटर पे OH को लेफ्ट कर दीजिए तो L बन जाएगा। हाँ L बन जाएगा, लेकिन क्या वो L ग्लूकोज बन पाएगा। तो आपको एक बात आपको यहां पे याद रखना है बेटा, कि किसी एक ही कंपाउंड का कैपिटल D उसी कंपाउंड का कैपिटल L लास्ट कायरल पर चेंज नहीं होता, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यह कंपाउंड आपका D ग्लूकोज है तो L ग्लूकोज के लिए आपको यहां मिरर रखना पड़ेगा, और मिरर रखने के बाद जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो इसका क्या होगा मिरर इमेज, और उसे अपन क्या बोलेंगे L ग्लूकोज। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, लास्ट कायरल सेंटर तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि OH क्या हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, लेफ्ट साइड में है वो, तो ये L फॉर्म है। लेकिन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है बेटा, क्यों लास्ट कायरल सेंटर पर चेंज नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जो D ग्लूकोज है और L ग्लूकोज है वो आपस में मिरर इमेज होते हैं, और मिरर इमेज होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं बेटा इनेंशियोमर बोलते हैं। तो क्या यह स्ट्रक्चर आपको किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और स्टूडेंट्स को हमने सेकंड टिक करते हुए देखा है, लास्ट में केवल चेंज करेंगे तो सेकंड बनेगा, सेकंड L बनेगा, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं होगा बेटा, वो कंपाउंड कहलाता है L आयोडोज। क्योंकि आप देखिए इसमें कायरल सेंटर कितने हैं 4 एंड 2 to the power 4, टोटल 16 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अगर कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जाए इसका। तो बेटा याद रखें कि D ग्लूकोज का L ग्लूकोज जो होगा वह कैसा होगा बेटा, इसका मिरर इमेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर नेम ऑफ द एल्डोज विथ कॉन्फिगरेशन गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली इज। यह 4 कार्बन का एल्डोज है, एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, तो इसे पर बोलते हैं एल्डोटेट्रोज। और एल्डोटेट्रोज में बेटा आप ध्यान से देखना, इन दोनों ग्रुप को ध्यान से देखो। अगर यह जो हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप नजर आ रहा है, अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है तो इसे अपन बोलते हैं इराइथ्रोज, और अगर ये अपोजिट साइड में जैसे आपके यहां नजर आ रहा है तो इसे अपन बोलते हैं थ्रियोज। तो बेटा क्या ये आइडेंटिकल नजर आ रहा है तो कौन सा पार्ट हो गया इराइथ्रोज, अपोजिट है तो क्या बोल गया इसको थ्रियोज। क्या वापस से आइडेंटिकल है, इधर देखिए कोई भी एक आइडेंटिकल हो सकता है इराइथ्रोज, या बेटा यहां पे क्या अपोजिट हो गया यस थ्रियोज। तो आप पहचान चुके हैं इराइथ्रोज है, थ्रियोज है, इराइथ्रोज है, थ्रियोज है, और कैपिटल D कैपिटल L देखना आपको आता है। लास्ट कायरल सेंटर को आप क्या करें देखें, लास्ट कायरल सेंटर ऊपर से नंबरिंग क्या, ये लास्ट कायरल सेंटर है, तो यहां पे बेटा ध्यान से दोनों ही कायरल सेंटर है। लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट साइड में, ये कैपिटल D वाला फॉर्म हो गया, ये क्या है राइट साइड में भी कैपिटल D वाला फॉर्म हो गया, ये पे क्या है लेफ्ट साइड में तो कैपिटल L का फॉर्म हो गया, और ये भी लेफ्ट साइड में तो कैपिटल L का फॉर्म हो गया। तो आंसर आप देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा D इराइथ्रोज, फिर क्या हो गया बेटा D थ्रियोज, L इराइथ्रोज और L थ्रियोज। तो क्या हो गया बेटा सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एपीमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या होते हैं एपीमर्स? ऐसे डायस्टीरियोमर जिनमें किसी एक कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में कॉन्फिगरेशन चेंज हो या रिवर्स हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एपीमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
हमने एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। यस, लास्ट कैरल पे OH राइट साइड में है, तो ये डी ग्लूकोज। इस डी ग्लूकोज में अगर हम बेटा नंबरिंग करते हैं, दिस इज द 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी एक कायरल सेंटर पे आप कॉन्फिगरेशन को रिवर्स कर दीजिए। हमने सेकेंड कायरल सेंटर के कॉन्फिगरेशन को रिवर्स किया, यानी OH को लेफ्ट कर दिया और H को क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने है वो ये नजर आ रहा है। देखिए आपको खुद नजर आ रहा है बेटा, यहां पे OH राइट था, यहां OH लेफ्ट था। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है डी मैनोज। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में केवल एक ही चेंज नजर आ रहा है, केवल C2 कार्बन पे। बाकी सारे कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, सेम है। केवल एक कायरल सेंटर पे आपको कॉन्फिगरेशन कैसा नजर आ रहा है, अलग नजर आ रहा है, रिवर्स नजर आ रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के रिलेशन में क्या कहलाएंगे, एपीमर। चूंकि किस कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, इसलिए दोनों आपस में कहलाएंगे बेटा C2 एपीमर। चलिए इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें। अब कि हमने क्या किया, फोर्थ नंबर वाले कायरल सेंटर को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया कॉन्फिगरेशन। तो जो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा वो ये नजर आ रहा है। OH यहां राइट था फोर्थ नंबर पे, और यहां पे फोर्थ नंबर पे OH कैसा हो गया बेटा, लेफ्ट हो गया। ये स्ट्रक्चर कहलाता है डी गैलेक्टोज। चूंकि फोर्थ कार्बन पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, चेंज नजर आ रहा है, तो क्या कहलाएंगे, इन्हें बोलेंगे हम लोग C4 एपीमर। तो ये हो गया आपका C2 एपीमर, ये हो गया आपका C4 एपीमर। यानी अपन बोल सकते हैं कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। एक बात आपको बड़े ध्यान से सोचना होगा, क्या मैनोज और ग्लूकोज आपस में मिरर इमेज है? ना 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 ना, ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो एपीमर हैं, क्या ये डायस्टीरियोमर हैं? यानी अगर कह दें कि क्या ऑल एपीमर आर डायस्टीरियोमर, यस, ऑल एपीमर आर डायस्टीरियोमर। ये बात आपको याद रखना है। गिवन कंपाउंड A एंड B आर, ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाकर दे रखा है उन्होंने, एंड दिस इज द साइक्लिक हेमी एसिटल रिंग। हमने आपको पहले ही बताया है कि इस कार्बन से OH और OR आपको नजर आ रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर इस स्ट्रक्चर में केवल हेमी एसिटल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसे हम बोलते हैं बेटा एनॉमर। अगर हम एनॉमर की बात करें तो ये 2 टाइप्स में होता है बेटा। एक फॉर्म कहलाता है अल्फा फॉर्म और दूसरा फॉर्म कहलाता है बीटा फॉर्म। इसी हेमी एसिटल जो आपको कार्बन नजर आ रहा है, इसी को कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हम लोग बोल देते हैं एनोमेरिक कार्बन। और ये वही हेमी एसिटल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन है जो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल कार्बन होता है। तो आपको यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कहीं और नहीं कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। आपको यहां पे देखिए OH को देखें तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आपको अलग नजर आ रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, एनोमर। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन को पहचानने का एक और भी आसान सा तरीका है, मेथड है, कि ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड हो उसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ध्यान से देखें, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यही इकलौता कार्बन इस पूरे कंपाउंड में है जो 2 ऑक्सीजन से अटैच नजर आएगा। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये तो ऑक्सीजन से नजर आ रहा है, लेकिन इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है। यानी सबसे पहले आप देख लीजिए एनोमेरिक कार्बन और उस पर देखिए OH। अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग अलग है, तो आपको नजर आ जाएगा कि वो क्या होगा, आपका एनोमर होगा। यानी अगर हम डिफाइन करें तो एनोमर जो होता है एक एपीमर भी होता है। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एपीमर बताया था कि डायस्टीरियोमर, जिसमें केवल एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं। यानी ये तो एनोमर हुए, तो क्या ये एपीमर भी हैं? हाँ, ये एपीमर भी हैं। यानी ऑल एनोमर आर एपीमर, लेकिन सारे एपीमर एनोमर नहीं होते, क्योंकि हमने एपीमर एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है और एनोमर रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, 1 and 2 बोथ। अब हमने आपसे बात कर दी अल्फा और बीटा की। यह जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है बेटा, यह ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 3rd कार्बन पर OH का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रिवर्स होता है। सारे OH राइट होते हैं एक्सेप्ट 3rd कार्बन। अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3, देखिए 3rd कार्बन में OH ऊपर है, बाकी सब जगह OH आपको यहां पे देखिए नीचे नजर आ रहा है।
तो थर्ड कार्बन पे अगर OH क्या है, अप साइड होता है, तो वो स्ट्रक्चर होता है बेटा किसका, ग्लूकोज का होता है। और C1 इसे बोल दिया हमने C1, ये पहला कार्बन हो गया, इसे बोल दिया हमने एनोमेरिक कार्बन हो गया। इस एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे अपन बोलते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अल्फा और बीटा आइडेंटिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बेटा नंबरिंग करना शुरू करो, 2, 3, 4, 5 और 6, और इस 6 नंबर का CH2OH, यह एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 6 नंबर का CH2OH ट्रांस पोजीशन में हो, ट्रांस मतलब एक अप हो और दूसरा डाउन हो, तो उसे अपन बोलते हैं बेटा कौन सा फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अल्फा फॉर्म। लेकिन ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे पहचाना, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे है यह, और 6 नंबर का CH2OH अगर 6 पोजीशन पे है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है, दोनों अप है अगर यहां पे दिख रहे हैं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, बीटा फॉर्म। तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा भी आइडेंटिफिकेशन सीख लिया। और एनोमेरिक कार्बन ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। तो यहां पे आंसर तो चला गया 1 and 2 बोथ। लेकिन अगर मान लीजिए 1 and 2 बोथ ना होता एंड फोर्थ ऑप्शन मैंने दे दिया होता पोजीशन आइसोमर, और आपको केवल एक ही टिक करना है, तो अगर एनोमर और एपीमर में से किसी एक को टिक करना है तो बेटा आप टिक करोगे एनोमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर। अब आपको समझ में आ गया सर एनोमर का मतलब क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी पहला और सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। लेकिन एनोमर में कहीं और चेंज नहीं बेटा, केवल एनोमेरिक कार्बन पे ही चेंज होना चाहिए कॉन्फिगरेशन में। और एनोमेरिक कार्बन को तो पहचानना हमने सीख ही लिया, अब तो सिंपल से देख सकते हैं, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। बेटा क्या यह कार्बन एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर से अटैच्ड है? यस, दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, वो जिसको हमने हेमीएसिटल बोला था। यहीं पर चेंज होना चाहिए, बाकी किसी और कायरल सेंटर पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसको अभी आप छोड़ दें, बाकी को देखें, HOH HH HOH HH, हाँ ये तो सेम है। और यहां पर देखिए क्या है, आपको OH राइट नजर आ रहा है और OH लेफ्ट नजर आ रहा है, केवल C1 एनोमेरिक कार्बन पर ही चेंज है, यानी ये क्या होंगे, आपस में एनोमर होंगे। अगले को देखें, HOH HH OH H OH H, इस कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे भी कॉन्फिगरेशन सेम नहीं है, यानी ये एनोमर नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। एक चीज और आप सोच सकते हो, जो आज एनोमेरिक कार्बन है वही कार्बोनाइल हुआ करता था, यानी आप कार्बोनाइल कार्बन को देख के किसी भी कार्बोहाइड्रेट में बता सकते हो कि उसका एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा। ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो एनोमेरिक कार्बन C1 हो जाएगा, और फ्रक्टोज में कार्बोनाइल कार्बन सेकेंड कार्बन पे होता है तो उसका एनोमेरिक कार्बन C2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या उसे हम लोग सैकराइड भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो यहां पे अल्फा बीटा तो आप सीख चुके हो, आपको यहां अल्फा बीटा भी पहचानना है, और आपको यह भी बताना है कि यह जो स्ट्रक्चर है ये किस सैकराइड का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का जो आप एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एज्यूम करिए, उसमें जो थर्ड कार्बन पर OH होता है उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, रिवर्स होता है बाकी के OH से। तो देखिए बेटा ये 1 2 3, इसे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, थर्ड कार्बन पे देखिए ये ग्लूकोज में OH किधर होता है, अप है। ये अल्फा है या बीटा है? बहुत सही आप सोच रहे हो सर, सबसे पहले हमें एनोमेरिक कार्बन सर्च करना है। हमने इस एनोमेरिक कार्बन को सर्च किया, कैसे पता चला, 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 6 नंबर का CH2OH अगर ट्रांस है तो अपन क्या बोलेंगे, अल्फा फॉर्म। पहले आप अल्फा बीटा आइडेंटिफाई कर लें। इसमें ध्यान से देखें, ये OH किधर है, डाउन, कौन सा, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये CH2OH 6 नंबर क्या है, अप, यानी ये क्या है, ट्रांस पोजीशन में है, तो इसे भी अपन क्या बोल देंगे बेटा, ये अल्फा फॉर्म। यहां पर यह जो एनोमेरिक कार्बन पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये CH2OH है, ये 6 पोजीशन पे है, यानी दोनों ही क्या है, अप है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा बेटा, ये बीटा फॉर्म हो जाएगा। और वापस से देखें, ये फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, और अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, C2। कैसे पहचाना, 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है।
तो इस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये होगा क्या, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और 6 नंबर पे क्या है, CH2H, क्या दोनों अप अप हैं? यस। ये भी कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, ये बीटा फॉर्म हो गया। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसे मैंने लिख दिया बेटा, ये कौन सा हो गया, बीटा फ्रक्टोज हो गया। इसको पहचानिए, मैंने आपको बताया था, ये क्या हो गया, अल्फा ग्लूकोज हो गया। अच्छा, ग्लूकोज से मैनोज और गैलेक्टोज की तो अभी हमने चर्चा करी है कि अगर सेकेंड कार्बन पे कॉन्फिगरेशन चेंज होता है, यस, एपीमर में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मैनोज। इधर देखिए, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर केवल C2 यानी सेकेंड कार्बन को हमने चेंज किया, बाकी सब सेम रखा, तो बेटा वो बन जाता है मैनोज। यानी ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा मैनोज। और अगर इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में केवल C4 पे कॉन्फिगरेशन को चेंज किया, देखिए 4, बाकी सब सेम है, तो उसे क्या बोला था, गैलेक्टोज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा गैलेक्टोज। यानी बेटा आपने कई चीजें सीख ली, अल्फा बीटा भी सीख लिया, आपने मॉलिक्यूल का नाम देना भी सीख लिया। इस तरह से भी क्वेश्चंस आए तो हमें सॉल्व कर लेने चाहिए, और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसे पहचाने किसी भी स्ट्रक्चर में कि वो रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? तो इसका बहुत ही आसान सा ट्रिक है, मेथड है, कि सबसे पहले आप उस मॉलिक्यूल में एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फाइंड आउट करिए, और वो कहां पाया जाएगा, एनोमेरिक कार्बन पे। दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। कैसे पता चला, 2 ऑक्सीजन से अटैच, कई बार बोल चुका हूं मैं बात। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, फ्री का मतलब अगर वो OH नजर आ रहा है एनोमेरिक कार्बन पर, तो वो रिड्यूसिंग होगा। और अगर नहीं नजर आ रहा है, वो किसी और फॉर्म में है, OH ना होके OMe या OR के फॉर्म में है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। नहीं 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 नहीं, आपको इस OH के बारे में बात नहीं करनी। जब मैंने आपसे कह दिया कि आपको केवल एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखना है, तो केवल इसी को देखना है। कारण क्या है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर जब हम टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एल्कलाइन मीडियम में ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है और फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हमें प्राप्त हो जाता है, और वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेटा आप सिंपल से आपको टिक करना है, ध्यान देना, क्या ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है? यस। तो ये कौन सा शुगर हो गया बेटा, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। सेकेंड ऑप्शन, यस, ये फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन। कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इस पर जो हाइड्रोक्सिल है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या ये भी फ्री है? फ्री मतलब OH के फॉर्म में रहना, तो ये भी क्या हो गया बेटा हमारा, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। थर्ड ऑप्शन, क्या ये एनोमेरिक कार्बन है? यस। कैसे पता चला, 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एक ही ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन, लेकिन इस पे OH नहीं है बेटा, इस बार एक किस फॉर्म में आ गया, OMe के फॉर्म में आ गया। अगर ये OH होता तो रिड्यूसिंग होता। नहीं, आपको बाकी को नहीं देखना है, आपको केवल एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले एनोमेरिक कार्बन पे ही देखना है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, दिस इज OMe। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, नॉन रिड्यूसिंग। तो आंसर थर्ड तो क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। फोर्थ, ये आपका चेयर फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर उसने बनाकर दिया है। कोई भी फॉर्म बनाया है, आपको तो केवल एनोमेरिक कार्बन पर फोकस करना है। एनोमेरिक कार्बन हमने ये फोकस किया, बहुत सही, आपने एकदम सोचा सर 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, और इस पर जो OH है ये फ्री है, OH के फॉर्म में है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू, बात ये आती है सर कि सर आपने पढ़ाया था कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंस के साथ टेस्ट देते हैं, कीटोन टेस्ट नहीं देते, और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, तो वो टेस्ट कैसे देता है? आइए, ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। तो उसने बोला कि फ्रक्टोज टॉलेंस के साथ टेस्ट दे रहा है, तो उसका रीजन क्या है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्यों फ्रक्टोज टॉलेंस के साथ टेस्ट देता है, या क्यों रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। आपके सामने एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस लिखी हुई है, ये आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, और एल्कलाइन मीडियम में टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन का जो मीडियम होता है, क्या होता है, ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मीडियम में इसमें एक रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन पाया जाता है, जो एक प्रकार का टॉटोमेरिज्म है। उसके थ्रू ये जो कीटोज है, फ्रक्टोज इज ए कीटोज, वह रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन के थ्रू चेंज हो जाता है किसमें बेटा, एल्डोज में, यानी एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है, और इसी के कारण कैसे यह टॉलेंस और फेलिंग के साथ टेस्ट देता है।
आप याद रखें, फ्रक्टोज एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। दिस इज द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए ये कीटोन के अल्फा पर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप नजर आ रहा है। एंड ऑल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दैट इज रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अगर हम इसके बात करें तो क्या हुआ होगा इन एल्कलाइन मीडियम, इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है। बेटा ध्यान से देखना, इस केस में आप यह पाई बॉन्ड इधर मूव कराइए और इस H को इधर मूव कराइए, तो आपको देखिए पाई बॉन्ड यहां नजर आ रहा है और ये OH बन गया। ये एल्कीन है, इन, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ऑल नाम हो गया इन डाइऑल। एक इन डाइऑल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। वापस से इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और यह H जो है वह इस कार्बन पे आ जाएगा। जब यह H इस कार्बन पर आएगा, यह sp2 सेंटर है, प्लेनर है। H के लगने की प्रॉपर्टी लेफ्ट से भी हो सकती है और राइट से भी हो सकती है। अगर H लेफ्ट साइड में लगता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे अपन बोलते हैं बेटा क्या, डी ग्लूकोज। और अगर H राइट साइड में लगता है तो उसे बोलते हैं डी मैनोज। अच्छा यस, यही तो एपीमर है, C2 एपीमर। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपीमर। यानी कि आपने डी फ्रक्टोज लिया एल्कलाइन मीडियम में, वह चेंज किस में हो गया, डी ग्लूकोज और डी मैनोज में, और एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट हो जाने के कारण ये क्या रिएक्शन शो करता है बेटा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमने एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज लिया है तो आपको उस सोल्यूशन में क्या मिलेगा, तो बेटा थोड़ी देर के बाद पूरा इक्विलिब्रियम बन जाएगा और उसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज तीनों मिलेगा। यानी एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज कंटेन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। तो इसके कारण क्या है, फ्रक्टोज आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें पहले, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनोलाइजेशन हुआ है इसमें, और इनोलाइजेशन हुआ है तो क्या है, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये ग्लूकोज का कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने लिखा है। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन या ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और इस कंपाउंड का नाम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, यानी ग्लूकोज चेंज टू ग्लूकोनिक एसिड। सिल्वर मिरर का बनना या रेड प्रेसिपिटेट का बनना, अगर सिल्वर मिरर बनता है तो पता चला वो टॉलेंस के साथ रिएक्ट कर गया। रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2 बना यानी वो फेलिंग के साथ रिएक्ट कर गया। इससे पता चल जाता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, इस साथ में प्राइमरी अल्कोहल, ये जो आपको नजर आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और बनाता है साइक्रिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो ध्यान से रखना, यहां पे देखिए बेटा, ग्लूकोज टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्ट करता है, फ्रक्टोज भी टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्ट करता है। अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले एल्कलाइन मीडियम में। लेकिन बेटा ग्लूकोज Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद Br2 वाटर। तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलता हूं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस, फेलिंग या ब्रोमीन वाटर, तो आंसर क्या जाएगा, ब्रोमीन वाटर, क्योंकि टॉलेंस एंड फेलिंग से तो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, ब्रोमीन वाटर से केवल ग्लूकोज रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI गिव्स। HI यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसे हम लोग रेड फास्फोरस HI या केवल HI हीट के साथ दे सकते हैं, या कार्बोनाइल ग्रुप हो या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, उनको एल्केन तक रिड्यूस कर देता है। अगर हमने ग्लूकोज लिया या बेटा हमने फ्रक्टोज लिया तो आप देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को HI हीट या रेड फास्फोरस HI, तो वो क्या होता है, 6 कार्बन का ग्लूकोज या 6 कार्बन के फ्रक्टोज को एल्केन में चेंज कर देता है और बन जाता है बेटा क्या, नॉर्मल हेक्सेन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, D प्लस ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड यील्ड्स एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइम वुड बी। तो पहले बताइए ये ऑक्साइम कैसे बनते हैं। अगर हम ऑक्साइम की बात करें बेटा तो कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो, उसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्सिल एमाइन से कराते हैं,
इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम या pH 4 to 6 के अप्रॉक्स अगर लेते हैं तो बेटा यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे अपन बोलते हैं ऑक्साइम। चाहे वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है या वो कीटोन का भी हो सकता है। यानी C डबल बॉन्ड O इज चेंज टू C डबल बॉन्ड NOH। लेकिन क्वेश्चन को देखिए, क्या C डबल बॉन्ड NOH सभी में बना हुआ है? यानी तो उसने ऑक्साइम बनाकर दे दिया। आपको ये नहीं पूछ रहा कि ऑक्साइम क्या बनेगा, वो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से ग्लूकोज का ऑक्साइम क्या होगा। पूछा है ग्लूकोज का ऑक्साइम, और ग्लूकोज का आपको एसाइक्लिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर इसको एल्डिहाइड ग्रुप मान लीजिए CH डबल बॉन्ड हो तो ग्लूकोज में क्या होगा, सारे OH राइट होते हैं एक्सेप्ट थर्ड पोजीशन वाला। तो देखें बेटा, अगर आप इन सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो फोर्थ स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पर ये थर्ड, जैसे ये थर्ड पोजीशन का कार्बन ये हो गया 1 2 3, इस पर OH लेफ्ट है और सारे OH राइट हैं। यानी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से बनने वाला ये ऑक्साइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। यानी केवल फाइंड आउट करना है कि आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, और उसके ऑक्साइम को आपने आंसर दे दिया। ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम HCN के साथ कराते हैं तो आपने पढ़ा है कि जब CH डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन अगर हम HCN से कराते हैं तो बेटा ये चेंज हो जाता है CHOHCN, जिसे अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। यानी CH डबल बॉन्ड O इज चेंज टू CHCnOH। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो ग्लूकोज से रिएक्शन क्या, तो क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O O CO CH3, इसे हमने बोला एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में Ac2O से, या इसकी रिएक्शन हम करें एसिटाइल क्लोराइड से। तो बेटा ध्यान से देखें, अगर हम बात करते हैं, ये देखिए आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, क्या इस पर ये H नजर आया, यह H इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करिए और फिर क्या होता है, यह H इस फॉर्म के साथ अलग हो गया और CH3CO ग्रुप यहां पे लग जाएगा। उसी तरह से बेटा यहां से देखिए, यह Cl इस H के साथ अलग हो गया और CH3CO ग्रुप, यानी इनमें से कुछ भी लो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड लो, चाहे एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए, तो बेटा यहां CH2O CO CH3 लग जाता है। एसिटेट ग्रुप का लगना होता है इस रिएक्शन में। जब इस रिएक्शन को कराया गया और हमने एक्सेस में ये रिएजेंट ले लिए, CH3COCl लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, मान लिया इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, m है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसका मॉलिक्यूलर मास हमको कितना मिला बेटा, m+210 मिला। क्यों मिला, क्योंकि बेटा जो CH3CO है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 43, और जब यह इस मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा तो एक H निकलेगा, यानी रिजल्टेंट जो अटैचमेंट हुआ वह इस मॉलिक्यूल में 42 का हुआ। यानी एक बार एसिटाइलेशन होकर मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 42 से इंक्रीज होता है। देखा गया कि जो नेट मॉलिक्यूलर मास है वो 210 से इंक्रीज हो गया, यानी 1 से 42, तो बेटा 210 से क्या हुआ, हमने 210 डिवाइडेड बाई 42 किया तो आंसर आया 5। यानी इससे एक बात पता चला कि इस कंपाउंड में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, यानी कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन हुआ। और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ने खुद बता दिया कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। 4 यहां नजर आ रहा है और 1 यहां नजर आ रहा है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज सिप्स टेस्ट नहीं देता, सिप्स रिएजेंट पैरारोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देता, और ग्लूकोज 2,4-DNP दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ भी टेस्ट नहीं देता है, जिसे हम लोग ब्रेडी रिएजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब इन रिएजेंट से कराते हैं तो नो टेस्ट विथ दिस रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ N बताना है आपको। ग्लूकोज की रिएक्शन N मोल या N इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से कराई गई है तो ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बताना है N की वैल्यू क्या है। अगर हम आपसे रिएक्शन की बात करें तो बेटा ये ग्लूकोज है,
इस ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम 3 मोल या 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन होता है। पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि याद रख ही लीजिए कि इसमें कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, 3 मॉलिक्यूल लगते हैं। कैसे, आइए इसको डिस्कस करते हैं। यह स्ट्रक्चर है, एज्यूम कर लीजिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इस ग्लूकोज में हमने पहला इक्विवेलेंट या पहला मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन लिया। तो आपको इसमें की पॉइंट याद रखना है, क्या, जब कार्बोनाइल दिखे तो वाटर निकालकर इस फिनाइल हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए और जब कार्बोनाइल ना दिखे तो कार्बोनाइल बनाकर आप उसमें फिनाइल हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। तो देखें बेटा, यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसमें यहां से ऑक्सीजन और इस कार्बोनाइल ग्रुप से और इस फिनाइल हाइड्रोजन से H2 निकाला तो यहाँ पे H2O निकल गया और H2O निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो ये बना। फिनाइल हाइड्रोजन से कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। ये एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल आया, अब कार्बोनाइल ग्रुप नहीं नजर आ रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यह ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बोनाइल ग्रुप बनाएगा। आप कुछ इस तरह से सोच सकते हो, आप इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, यहां से एक H, यहां से एक H निकाल दीजिए तो आपको पीएच के साथ क्या बेटा, PHNH2, मतलब यह आपको एक एनिलीन का मॉलिक्यूल और NH2H को लेके एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर हो गया और जैसे इसको ऑक्सीडाइज किया कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया। अब थर्ड मॉलिक्यूल आएगा, ये थर्ड मॉलिक्यूल वापस से इस कार्बोनाइल के साथ क्या है बेटा, वाटर निकालेगा, एलिमिनेट करेगा और आपके सामने जो कंपाउंड ये वाटर निकल गया और जो बन गया उसे ओसाजोन बोलते हैं। ओसाजोन एक येलो सॉलिड होता है। यह प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी आप इसको ऑक्सीडाइज करिए और ऑक्सीडाइज करके और भी मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन लगाइए। तो बेटा याद रखिए केवल 2 ही कार्बन तक ओसाजोन जो होते हैं वह स्टेबल होते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे हम 2 रीजन सोच सकते हैं। पहला, यह जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग हो जाता है और इस H बॉन्डिंग के कारण एक चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो एक स्टेबल चिलेट रिंग के फॉर्मेशन के कारण 2 कार्बन तक ही यह ओसाजोन क्या है, स्टेबल है। और दूसरा, अगर आप फिनाइल हाइड्रोजन और लगाने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा और स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस में 1 2 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट में दिखते 2 ही हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। स्टूडेंट 2 दिखता है, 2 टिक करके आता है, 2 आंसर नहीं होगा तो आंसर पहले टिक करिए, आंसर कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हमने कहा एज्यूम करिए ग्लूकोज है, ये हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस H केवल क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पर ही केवल क्या लग रहा है, फिनाइल हाइड्रोजन लग रहा है, तो अगर सेकेंड पोजीशन पर H लेफ्ट है, OH राइट है तो वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और अगर OH लेफ्ट है, H राइट है, उसका एपीमर C2 एपीमर वो क्या होगा, मैनोज होगा। यानी इसको हम ग्लूकोज भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम मैनोज भी एज्यूम कर सकते हैं। चाहे ग्लूकोज हो चाहे मैनोज हो, बनने वाला ओसाजोन क्या होगा, सेम होगा। तो डी ग्लूकोज या डी मैनोज हो, उससे बनने वाला ओसाजोन क्या है बेटा, सेम होगा। आइए अब फ्रक्टोज की बात करते हैं। ये फ्रक्टोज है, सेम सीक्वेंस लगाना है, वही वाली बात है। पहले कार्बोनाइल देख के पानी निकाल दीजिए, कार्बोनाइल ना दिखे तो ऑक्सीडाइज करके कार्बोनाइल बनाइए, फिर वाटर निकालें। तो देखें बेटा, सबसे पहले पहला मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन से अटैच करके H2 निकल के यहां पे क्या जुड़ गया होगा, आपका फिनाइल हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल आया होगा, इसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करके इसको उसने चेंज कर दिया किसमें, CH डबल बॉन्ड O में, यहां से HH निकाल के, और फिर तीसरा मॉलिक्यूल यहां पर अटैच करके यहां पे स्ट्रक्चर बना दिया उसने हाइड्रोजोन। सेम चीज यहां पर भी वही वाली बात है कि चूंकि चिलेट रिंग सेम चीज, क्योंकि स्ट्रक्चर ही क्या है, सेम है, चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबल रिंग है, थर्ड कार्बन पर रिएक्शन नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, आप भूल जाओ कि रिएक्टेंट क्या है, आप तो केवल ओसाजोन को देखो। इस ओसाजोन और इस ओसाजोन में कोई आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं, सब आइडेंटिकल है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अगर हमें ग्लूकोज, एक में मैनोज और एक में फ्रक्टोज का ओसाजोन दे दिया, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है, आपको सेम आ रहा है। यानी एक बात समझ में आई कि चाहे डी ग्लूकोज हो, चाहे डी मैनोज हो, चाहे डी फ्रक्टोज हो, इनसे बनने वाला ओसाजोन क्या होगा बेटा, सेम होगा। कारण यही है कि केवल 1 और 2 पोजीशन पर ही कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं।
और ये तीनों में केवल 1 और 2 पोजीशन पे ही, क्योंकि ये C2 एपिमर हो गए डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। और इसमें भी देखना बेटा केवल कार्बोनाइल का चेंज है, ग्लूकोज में कार्बोनाइल फर्स्ट कार्बन पे और फ्रक्टोज में कार्बोनाइल सेकंड कार्बन पे होता है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव सेम ओसाजोन, सही सोचा आपने, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज केवल C1 C2 में डिफरेंस रखते, बाकी का नीचे का सारा 3rd 4th 5th 6th कार्बन पे आते, सारा स्केलेटन उनका क्या है, सेम है। तो जो डी ग्लूकोज ओसाजोन बनाएगा वही डी मैनोज का ओसाजोन होगा, वही डी फ्रक्टोज का ओसाजोन होगा, लेकिन वो डी गैलेक्टोज का ओसाजोन नहीं होगा, क्योंकि डी गैलेक्टोज में चेंज C4 कार्बन पे होता है। यहां चेंज केवल हमें देखना है C1 और C2 कार्बन पे देखना है। इस क्वेश्चन को भी स्ट्रक्चर बनाकर भी, यस सही सोचा आपने, ये देखिए डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज, केवल चेंज आपको नजर आ रहा है। देखिए बेटा वही वाली जो मैंने थोड़ी बार स्ट्रक्चर बना के भी देखेगा तो आपको आंसर वैसे ही देना। ये सारे के सारे जो है यहां तक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इन सभी में क्या आपको नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। यहां पे 1 और 2 कार्बन में डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन डी गैलेक्टोज में आपको डिफरेंस नजर कहां आ रहा है, C4 पे नजर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस जो C1 C2 में केवल डिफरेंस रखते हैं उनका ओसाजोन सेम बनेगा। तो एक लाइन आप फिर से रिवाइज करिए, डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन, लेकिन डी गैलेक्टोज का ओसाजोन उनसे अलग होगा। डाइसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड मैंने आपसे बात करी थी, जो 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड देते हैं। अगर 2 यूनिट देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसैक्राइड के डाइसैक्राइड बोलते हैं। अगर डाइसैक्राइड में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, सुक्रोज की। सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है जो 2 मोनोसैक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है। देखें बेटा ये स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का तो आप पहचानना सीख गए, क्यों, क्योंकि OH और CH2H किसने ट्रांसपोजिशन, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2H ट्रांसपोजिशन में है। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। यहां ध्यान से कहें, ये देखिए OH, ये भी एनोमेरिक कार्बन पे OH है और CH2H सिस पोजीशन पे। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज द अल्फा फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज द बीटा फॉर्म। अब इसके एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा ध्यान सुनना, ये दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व होके अगर यहां से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं तो दोनों मोनोसैक्राइड से जो बनने वाला स्ट्रक्चर हुए उसे बोलेंगे डाइसैक्राइड एंड दैट इज कॉल्ड एज सुक्रोज। ध्यान से देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो बॉन्ड आपके सामने बनना है, इस OH और इस OH रिएक्शन करके आप एक ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन कर दिया, और इस ऑक्साइड लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कौन किससे बना था, ये बना था अल्फा डी ग्लूकोज से। ये किससे बना था, ये बीटा डी फ्रक्टोज से। नंबरिंग करिए, अगर हम बात करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी इसका कौन सा पोजीशन हो गया, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और यहां नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज से मिलता है और बनता है सुक्रोज का फॉर्मेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया जाता है कि बेटा सुक्रोज जो है वो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये भी ऑप्शन मिल सकता है जो भी हमने आपको बताया, या इस रिंग को जो आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखा इसे अपन बोलते हैं पायरेनोज रिंग, और फ्रक्टोज के जो रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसे अपन बोलते हैं फ्यूरिनोज रिंग, यानी इसे बोल सकते हैं अल्फा पायरेनोज और इसे बोल सकते हैं बीटा फ्यूरिनोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से अपन बोल सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज का स्ट्रक्चर एज ए मोनोसैक्राइड हमको मिलेगा। अब बात आती है कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। सही सोच रहे हैं आप, सर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए, अगर वो फ्री है तो रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा देखो यहां पर अगर मोनोसैक्राइड थे तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे क्या फ्री है, दोनों ही क्या थे, रिड्यूसिंग थे। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बना है इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल, इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी इस स्ट्रक्चर में कोई भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है। तो रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग, सही सोचा आपने, दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट इनवर्ट शुगर।
सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्यों, आइए देखते हैं। सुक्रोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 डिग्री प्लस में है, यानी यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वह होता है बेटा 52.5 डिग्री प्लस 52.5 डिग्री, और फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो -92.4 डिग्री। मतलब यह तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और यह क्या है, लीबो रोटेटरी है। लेकिन अगर इनका रिजल्टेंट देखा जाए तो लीबो का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया वो कैसा आया, लीबो रोटेटरी, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। कहने का मतलब है कि सुक्रोज जब था, प्योर सुक्रोज था, तो वह डेक्स्ट्रो था, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बना वह लीबो हो गया, यानी इसमें इन्वर्जन हो गया। जो डेक्स्ट्रो से लीबो में, इस प्रोसेस को बोला इन्वर्जन, इसलिए इसका नाम क्या है, इन्वर्ट शुगर। या अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीबो एंड द प्रोडक्ट इज नेम एज इन्वर्ट शुगर। वो दोनों बोल सकता है कि प्रोडक्ट को भी आप इन्वर्ट शुगर बोल सकते हो या सुक्रोज को भी हम इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। Which of the following statement is not true about sucrose? अभी हमने सुक्रोज पढ़ा, आइए देखते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस इस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एकदम सही बात बोल रहा है। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C1 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। C1 नहीं था, वह C2 था। तो यानी यह स्टेटमेंट उसने बोला है कि नॉट ट्रू, तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर, अभी हमने देख लिया, इसको हमने इन्वर्ट शुगर भी बोला है। और इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें कोई भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है। नेक्स्ट, माल्टोज। अगर हम माल्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये भी एक डाइसेक्राइड है, तो बेटा ध्यान से देखें, यह अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ डाइसेक्राइड है। अल्फा कैसे पहचाना, सिंपल से देखें, CH2H अप है और ये जो लिंकेज है ये क्या है, डाउन था, यहां OH डाउन था, और इसने इसके C4 कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर दिया। यानी अपन बोल सकते हैं कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से जो बनने वाला डाइसेक्राइड है उसे अपन क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। तो लिख दिया C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग में आपको किसको देखना होता था, एनोमेरिक। हमने देखा इसका एनोमेरिक कार्बन, इस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वह तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्मेशन में खर्च हो गया। तो इसको देखें, क्या इस पे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी फ्री है? हाँ सर, एनोमेरिक कार्बन है और ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी फ्री है, यानी कि यह क्या होगा, रिड्यूसिंग। लेकिन सुक्रोज के केस में देखिए, ग्लूकोज का C1 एनोमेरिक था और फ्रक्टोज का C2 एनोमेरिक था, दोनों ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या हो गए, रिएक्ट कर गए, तो वो क्या था, नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन ये आपका क्या होगा बेटा, दिस इज ए रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट, लैक्टोज। अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं तो ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। अब ध्यान से देखें, गैलेक्टोज का C1 कार्बन, ध्यान रखेंगे यहां पे क्योंकि नाम अलग अलग है। C1 कार्बन बीटा डी गैलेक्टोज का। अच्छा, बीटा कैसे पहचाना, ये OH ऊपर था, यहां पे ये OH और CH2H क्या है, सिस पोजीशन में थे, और सिस में ये बीटा फॉर्म हो गए। तो ये बीटा फॉर्म ग्लूकोज के C4 पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेता है। तो ध्यान से देखें, अपन बोल सकते हैं C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज प्लस C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये क्या बना देगा बेटा, लैक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा हाँ, मैंने आपसे पहले ही बोला, एग्जाम में आपसे बोल सकता है यहां ग्लूकोज और यहां गैलेक्टोज लिख सकता है। तो C1 गैलेक्टोज का और C4 ग्लूकोज का। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात करते हैं। इसका रिड्यूसिंग एनोमेरिक कार्बन ये था, वह क्या हुआ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में खर्च हो गया। लेकिन इसका तो अभी एनोमेरिक कार्बन बचा है, यस, और यह एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करता है क्योंकि वो फ्री है। तो दिस इज आल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। यानी अपन यहां पे समराइज कर सकते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा, माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, बोल सकते हैं मा रिड्यूसिंग, माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर बट सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
क्वेश्चन है आपके सामने, द अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन, when either is dissolved in water their specific rotation changes to reach a certain fixed value, this is called, आंसर है बेटा म्यूटा रोटेशन। क्या है म्यूटा रोटेशन, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जब हम प्योर अल्फा फॉर्म, उसने बोला अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन, हमने प्योर अल्फा डी ग्लूकोज का क्रिस्टल लिया तो बेटा उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया वो था 112.2 डिग्री, और प्योर बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 18.7 डिग्री प्लस में, यानी दोनों क्या है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज को लिया और उसको हमने क्या कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, अल्फा और बीटा लिखने का मतलब क्या है, यस वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहां पे। जब हमने उस अल्फा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, वाटर में क्या होता है, ओपन हो जाता है और ओपन होकर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में बन जाता है। वह ए साइक्लिक स्ट्रक्चर वापस से साइक्लाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उसके पास फिर दो रास्ते होते हैं, वह साइक्लाइजेशन से अल्फा भी बना सकता है या बीटा भी बना सकता है। यानी अगर हम केवल टेस्ट ट्यूब में अल्फा डी ग्लूकोज का क्रिस्टल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम में आपको ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना है वो वापस से अल्फा और बीटा बनाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में आपको तीनों नजर आएंगे। लिया अल्फा डी ग्लूकोज, मिल क्या रहा है उसमें, अल्फा भी मिल रहा है, बीटा भी मिल रहा है और ए साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। हाँ, परसेंटेज अलग अलग होते हैं। जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ये इक्विलिब्रियम पे 36% के आसपास होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है वह 64% के पास होता है और बहुत ही कम होता है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, 0.02% जो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज होता है। उसी तरह से आप बीटा डी ग्लूकोज के बारे में भी सोच सकते हैं। अब हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में बीटा डी ग्लूकोज का प्योर क्रिस्टल लिया, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जब उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो स्ट्रक्चर ओपन होगा ए साइक्लिक में, और जैसे ये साइक्लिक बना फिर उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो अल्फा की तरफ जाएगा या तो वो बीटा की तरफ जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम में आपको अल्फा, बीटा और ए साइक्लिक तीनों स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज को मिलेंगे। तो बेटा ध्यान से देखें, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा का 112.2 था, लेकिन इक्विलिब्रियम में तीनों स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। जब उसका रिजल्टेंट हमने स्पेसिफिक रोटेशन देखा तो वैल्यू आती बेटा कितनी, 52.5 डिग्री। यानी चाहे आप अल्फा लो चाहे आप बीटा लो, इन दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन थोड़ी देर के बाद ग्रेजुअली चेंज होकर एक फिक्स्ड वैल्यू अटेन कर लेते हैं, वो है 52.5 डिग्री। यानी आज के बाद अगर हमने आपसे पूछा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या, तो आपको जवाब क्या देना है, 52.5 डिग्री। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था। याद आया आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और करी थी कि अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो वह रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो उसको हम यहां कनेक्ट कर सकते हैं कि ऑल रिड्यूसिंग शुगर शो म्यूटा रोटेशन, सभी रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। यानी चाहे वो आपसे रिड्यूसिंग शुगर का क्वेश्चन पूछे, चाहे वो आपसे पूछे कि टॉलेंस या फेलिंग या बेनेडिक्ट के साथ टेस्ट दे रहा है, चाहे वो आपसे पूछे म्यूटा रोटेशन, सबका एक आंसर है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ्री होना। जैसे क्वेश्चन है which of the following does not exhibit the phenomena of म्यूटा रोटेशन, तो रिड्यूसिंग है तो म्यूटा रोटेशन होगा, रिड्यूसिंग नहीं है तो म्यूटा रोटेशन नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फ्रक्टोज रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है, तो यानी ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। और आप बाय डिफॉल्ट याद रखें कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, और डाइसैकेराइड में हम एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखते हुए जवाब दे सकते हैं। पॉलीसैकेराइड, जिससे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट हाइड्रोलिसिस के बाद बनते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्टार्च। पहला क्वेश्चन पहले लाइन से बनता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज फॉर्म इज ए वाटर सॉल्युबल एंड एमाइलोपेक्टिन इज ए वाटर इनसॉल्युबल। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो स्टार्च का 15 to 20% ऑफ स्टार्च, यानी 15 to 20% ऑफ स्टार्च कंट्रीब्यूट करते हैं कौन, एमाइलोज, और ये 80 to 85% ऑफ स्टार्च को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कौन, एमाइलोपेक्टिन।
यह लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच होते हैं। मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने क्या ले लिया आपके साथ, अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया, तो इसका C1C4 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 से एक आपके सामने दिख रहा है लीनियर चेन का फॉर्म है। लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन बनाते हैं कौन, एमाइलोज। अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो ये ब्रांच्ड होते हैं और इसमें ये भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के ही बने हुए हैं। चेन जो है वो C1C4 से, यानी अगर हम बात करें बेटा, जैसे अभी हमने बताया, ये सारे जो चेन बन रही है ये C1C4 यूनिट से बन रही है, इसका 1 इसका 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जो ब्रांचिंग स्टार्ट होता है वह इसका C1C6 लिंकेज से आपकी ब्रांचिंग, जो ब्रांचिंग यानी जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा कुछ ब्रांच के फॉर्म में, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ सकते हैं, यानी ये ब्रांच्ड होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दिस इज द एमाइलोज। देखिए यह C1 पार्ट इसके C4 पार्ट से अल्फा लिंक के थ्रू यहाँ पे क्या है बेटा, अटैच्ड है। अच्छा ध्यान दें, अल्फा क्यों बोला, CH2H अप है और एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ नीचे था जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो C1C4 एक आपको लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एमाइलोज। लेकिन अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो जो लीनियर चेन है वह C1C4 से बना हुआ है, वह भी कौन सा लिंकेज है, अल्फा लिंकेज है। और जो C1C6 बन रहा है बेटा, ये भी कौन सा लिंकेज है, दिस इज आल्सो अ अल्फा लिंकेज एंड दिस इज आल्सो अ अल्फा लिंकेज। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अल्फा क्यों बोला, क्योंकि ये भी देखो OH डाउन है और CH2H 6 नंबर का अप है, ट्रांसपोजिशन में है, अल्फा लिंकेज यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी देखा ये डाउन है और CH2H क्या है, अप है, ये भी अल्फा लिंकेज है। यानी याद रखिए स्टार्च में केवल अल्फा लिंकेज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा लिंकेज या बीटा डी ग्लूकोज नहीं होता है। The difference between amylose and amylopectin is amylopectin है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है कि चाहे एमाइलोज हो चाहे एमाइलोपेक्टिन हो, उन सभी में केवल अल्फा लिंकेज होता है और एमाइलोपेक्टिन में जो चेन है वो 1,4 लिंकेज और जो ब्रांच है वो 1,6 लिंकेज से होता है। यानी यह जो स्टेटमेंट है वो क्या बेटा, करेक्ट है। एमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1, एमाइलोज में तो केवल 1,4 लिंकेज होता है और वो भी केवल अल्फा होता है, ये स्टेटमेंट क्या बेटा, गलत है। एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा। मैंने बोला था बीटा की तो बात ही नहीं करेंगे स्टार्च के केस में, चाहे वो एमाइलोज हो चाहे वो एमाइलोपेक्टिन हो। और एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नहीं साहब, वो केवल अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड सेलुलोज। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये आप याद रखिए कि स्टार्च में हमने अल्फा डी ग्लूकोज की बात करी, अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज की। तो सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है और इसमें भी C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है एंड दिस इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जो सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन बट मोर ब्रांच। अच्छा एक बात सुनो, एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर बोल दिया और एमाइलोपेक्टिन किसे पाया जाता है, स्टार्च में पाया जाता है, तो दिस इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, इसीलिए तो इसको बोला गया है एनिमल स्टार्च। एनिमल क्यों बोला गया, क्योंकि ये एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब ध्यान से देखें, दिस इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन एंड आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई। तो आपको ये बात याद है, अगर हमने स्टार्च की बात करी तो आपको बोलना है अल्फा डी ग्लूकोज, अगर हमने सेलुलोज की बात करी तो आपको बोलना है बीटा डी ग्लूकोज, और अगर हमने ग्लाइकोजन की बात करी तो याद करने का तरीका ही है, नाम ही स्टार्च है तो उसमें भी क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। बस याद रखना कि एमाइलोपेक्टिन है मतलब इसमें चेन C1C4 की होगी और ब्रांचिंग C1C6 की होगी, लेकिन ये ज्यादा ब्रांच होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च। फाइंड द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट व्हेन ए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ब्रेक्स। फास्फोडाइस्टर क्या होते हैं, फास्फोडाइस्टर, फास्फोडाइस्टर दो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं, या अपन बोल सकते हैं दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाले बॉन्ड को अपन बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, न्यूक्लियोटाइड जो बेस, सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए, केवल बेस और सुगर हो तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और अगर बेस की बात कर रहे हैं तो हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें बेटा, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है जिसमें
ये 3 एंड पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 एंड या 3 प्राइम बोलते हैं इसको, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 5 प्राइम पर आपको एक फास्फेट ग्रुप नजर आता है। अभी इनको अलग समझें, अभी सोचे कि अटैचमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी OH समझें और यहाँ पे भी 5 प्राइम पर क्या है, फास्फेट ग्रुप नजर आ रहा है। होता क्या है कि 3rd प्राइम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट विथ 5 प्राइम ऑफ फास्फेट ग्रुप और एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर 3 का OH और 5 का फास्फेट जुड़ के बॉन्ड बने हैं, तो अगर इनके हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 3rd पर OH और 5 पर फास्फेट वापस से मिल जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिए कि अगर हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम फास्फेट का फॉर्मेशन होगा। क्यों लिखिए ऑप्शन नजर आ रहा, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। डीऑक्सीराइबोज इसलिए लिखा है क्योंकि हम आरएनए और डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो एक में बोलते हैं राइबोज और एक बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। ये सेकंड, ये वाला जो आप कार्बन देख रहे हो दिस इज सेकंड नंबर ऑफ कार्बन, अगर यहां OH लगा दें तो उसे बोलते हैं राइबोज, और अगर सेकंड कार्बन से अगर हम ऑक्सीजन हटा दें तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। क्वेश्चन आपको फुल नेम में भी दे सकता है या इसके शॉर्ट नेम भी दे सकता है, जैसे आपको लिखा है LYS, HIS, ARG और ASP। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर है, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड की। इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें स्ट्रक्चर की, तो बेटा ध्यान से देखना, दिस इज द बेसिक स्केलेटन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा क्यों बोला, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है बेटा, अल्फा कार्बन है, और जो यहां पर इसे अपन बोले हैं अल्फा कार्बन बन गया बेटा, और इस पर अमाइनो ग्रुप है तो इसे क्या बोल दिया हमने, अल्फा अमाइनो एसिड। अगर किसी अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप या बेसिक ग्रुप, जैसे यहां पे एमाइन है, वह इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक यानी एसिडिक ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, तो उसे अपन बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। लेकिन ये इस R पार्ट को चेंज करेंगे, डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स बनते चले जाएंगे। अगर इस R पार्ट को चेंज किया और उसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप डिफरेंट आने लग जाएं तो वो एसिडिक या बेसिक ग्रुप के कैटेगरी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एसिडिक ग्रुप इज मोर देन बेसिक ग्रुप तो उसे बोलेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड, एंड इफ बेसिक ग्रुप इज मोर देन एसिडिक ग्रुप तो उसे अपन बोलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। अब ध्यान से देखें बेटा, अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, दिस इज द बेसिक स्केलेटन, और ये है R वाला पार्ट, ये एसिडिक है, ये बेसिक, और दिस इज आल्सो बेसिक, यानी नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इज मोर देन नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, तो ये कौन सा हो गया, बेसिक अमाइनो एसिड। यहां भी ध्यान से देखें, ये बेसिक ग्रुप है, ये भी बेसिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप जो है एसिडिक ग्रुप से ज्यादा है तो ये भी क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड। यहां देखें, दिस इज आल्सो ए बेसिक ग्रुप एंड दिस इज आल्सो ए बेसिक ग्रुप, दिस इज मोर देन वन एसिडिक ग्रुप, दिस इज आल्सो अ बेसिक अमाइनो एसिड। लेकिन यहां देखें, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप जो है वह ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक ग्रुप से, दिस इज एसिडिक अमाइनो एसिड। लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहा है कि बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में पूछ रहा है, और उसमें भी पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो इस ग्रुप जो अटैच्ड है उनका बेसिक स्ट्रेंथ अपन चेक करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज कॉल्ड गुआनिडीन ग्रुप, और आपने पढ़ा है कि गुआनिडीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ध्यान से, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, यानी ये तो बहुत ज्यादा बेसिक होने वाला है, बाकी को कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से देखा तो ये जो नाइट्रोजन है, दिस इज द sp3 नाइट्रोजन जिसपे लोकलाइज्ड लोन पेयर है, एंड दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर कंटेनिंग sp2 नाइट्रोजन, और sp3 नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन sp2 नाइट्रोजन। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक ये गुआनिडीन वाला होगा, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, आर्जिनिन, दिस इज द मोस्ट बेसिक। अब ध्यान से देखना, अगर वो आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करता है, जैसे भी हमने आपसे डिस्कस किया, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में देखिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, आर्जिनिन। उसके बाद क्या होगा, लाइसिन, क्योंकि sp3 नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन sp2 नाइट्रोजन। उसके बाद क्या आएगा, हिस्टिडीन, और ये तो एसिडिक अमीनो एसिड है सबसे पीछे। बेटा इन तीन को तो आपको याद ही रखना है, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, याद करिए और ऑल हैप्पी हो जाइए। ऑल हैप्पी का मतलब, ए का मतलब आर्जिनिन और एल का मतलब लाइसिन, ऑल हो गया, और हैप्पी का मतलब क्या हो गया बेटा, हिस्टिडीन। तो इस तरह से बेटा आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ ट्राइपेप्टाइड। बेटा जितने अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं उतने पेप्टाइड बोल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 अमाइनो एसिड देन टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है कि ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे,
तो आपको एक बात याद रखना है कि ए ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स 3 अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी पेप्टाइड बॉन्ड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड n है, तो उसमें जो पेप्टाइड बोलेंगे उसे बेटा हम बोलेंगे n पेप्टाइड। मतलब क्या हो गया, दिस इज द कॉल्ड n पेप्टाइड। और जो पेप्टाइड लिंकेज होगा वह बेटा कितना होगा, n-1। इसे आप याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, आइए एक ट्राइपेप्टाइड को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारे सामने एक ट्राइपेप्टाइड बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय COOH of one amino acid and NH2 group of another amino acid, और यह एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, यह एक एमाइड लिंकेज होता है। देखें बेटा CONH, यह एक एमाइड लिंकेज है। किसी भी एमाइड लिंकेज जो कि अब पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जा रहा है, हमें अमाइनो एसिड का पता करना है तो हम उस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन की तरफ बेटा OH और नाइट्रोजन की तरफ H लगा देते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपको ये नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ग्लाइसिन। दिस इज द ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, और इसे हम GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखें बेटा, ये इस वापस से आपको पेप्टाइड बॉन्ड नजर आ रहा है। इस पेप्टाइड बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ऑक्सीजन की तरफ क्या लगाना है, OH, और नाइट्रोजन की तरफ लगाना है H। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एलेनिन, रिप्रेजेंट करेंगे ALA से। एंड जो अब स्ट्रक्चर बच गया NH2, जिस पे लगा हुआ क्या, CH2PH ग्रुप, इसे बोलते हैं फिनाइल एलेनिन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, PHE से। और जब भी किसी अमाइनो एसिड जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको एज ए पेप्टाइड लिंकेज लिखा जाता है, तो N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ लिखा जाता है। यानी सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ग्लाई, फिर लिखेंगे एला, एंड देन लिखेंगे PHE। तो आपको नजर आ रहा है 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ ये ट्राइपेप्टाइड है, जिसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज नजर आ रहे हैं, पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ए ट्राइपेप्टाइड, तो N-1 आंसर कितना हो गया, 2 पेप्टाइड बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मायोसिन इज फाइब्रस प्रोटीन एंड इंसुलिन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेटा फाइब्रस प्रोटीन आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। अगर हम मायोसिन की बात करते हैं तो मायोसिन के अलावा एक और है जिसे नाम देते हैं हम लोग केराटिन, दिस इज आल्सो अ फाइब्रस प्रोटीन। एंड इंसुलिन के अलावा एल्ब्यूमिन एक और है प्रोटीन, जिसे अपन बोलते हैं बेटा क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। यस, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होते हैं। याद कर सकते हैं AG कट, AG प्यूरिन हो गए, और कट साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन जो गए वो क्या हो गए, पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस। ये भी क्या है, करेक्ट है। द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज राइबोज एंड द शुगर कंपोनेंट इन DNA इज 2-deoxyराइबोज। तो अगर हम राइबोज की बात करते हैं तो राइबोज के स्ट्रक्चर को बेटा, ये राइबोज का स्ट्रक्चर आपके सामने है, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज कॉल्ड राइबोज। अगर इस राइबोज में सेकेंड कार्बन में जो ऑक्सीजन दे रखा है, इससे ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे अपन बोलते हैं बेटा 2-deoxyराइबोज, क्योंकि डी मतलब होता है निकलना, और वो किसका कंपोनेंट बनता है बेटा, DNA का। यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, करेक्ट है। Vitamin B1 is also called as thiamine, which is water soluble vitamin. Yes, vitamin B is a water soluble. अगर water soluble की बात करते हैं तो विटामिन B भी water soluble है, विटामिन C भी water soluble है, और अगर बात करें water insoluble या fat soluble विटामिन की बात करें तो वो विटामिन A, D, E और K है। विटामिन B1 को इन्होंने बोला थाइमिन, और यहीं पर बेटा बच्चे गलती करते हैं, वो तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्पीड में इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। विटामिन B1 को थाइमिन नहीं बोलते, विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थियामीन। दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन में दिख रहे हैं, थाइमिन और थियामीन। तो बेटा याद रखना, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। थाइमिन जो होता है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बोला है, पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस, वो उसका पार्ट होता है, और थियामीन जो होता है वो विटामिन B1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो अगर हम DNA की बात करें
तो बेटा डीएनए में पाया जाता है थाइमिन और आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल, ये डिफरेंस होता है। तो उसने आपसे पूछा है कि नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए में एडेनिन भी पाया जाएगा, थाइमिन भी पाया जाएगा, साइटोसिन भी पाया जाएगा, लेकिन नहीं पाया जाएगा वो कौन होगा, यूरासिल। यूरासिल पाया जाता है किसमें बेटा, आरएनए में पाया जाता है। व्हिच आर द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होता है और वो आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है। अपन देख सकते हो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द थायराइड ग्लैंड इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन का बना होता है एंड दिस इज एन एमाइन हार्मोन। ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या आ जाए बेटा इसका, थायरॉक्सिन। Which of the following is a test of protein? ये आपको डिफरेंट टेस्ट के नेम दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें प्रोटीन का टेस्ट कौन सा होगा। तो बेटा आप ध्यान से सुनिए, मॉलिस टेस्ट, सेलिवेनॉफ टेस्ट एंड बारफोर्ड टेस्ट ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट होते हैं और जो बायूरेट टेस्ट है ये प्रोटीन के टेस्ट होते हैं। अब क्या है इन टेस्ट के बारे में अगर एक एक लाइन की बात करते हैं तो बेटा ध्यान से सुनिए, मॉलिस टेस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट गिव दिस टेस्ट, चाहे वो मोनोसेक्राइड हो, चाहे वो डाइसेक्राइड हो, चाहे वो पॉलीसेक्राइड हो, सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस टेस्ट को देते हैं। बायूरेट टेस्ट की बात करते हैं तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय प्रोटीन और दिस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है बायूरेट टेस्ट में, हमने एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन ले लिया और उसमें 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ऐड किया। तो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर +2 फॉर्म है यह प्रोटीन के पेप्टाइड लिंकेज जिसे अपन बोलते हैं CONH, जो आपके सामने बेटा CONH, इसके साथ एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके कारण एक वायलेट कलर मिलता है एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बायूरेट टेस्ट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोटीन और प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करने में यूज होता है। सेलिवेनॉफ टेस्ट, सेलिवेनॉफ टेस्ट जो होता है यह कीटोहेक्सोज का टेस्ट है, यानी दिस टेस्ट गिवन बाय फ्रक्टोज। अब ध्यान से देखें, ध्यान से, फ्रक्टोज यह टेस्ट देता है, लेकिन सुक्रोज में भी क्या फ्रक्टोज पार्ट होता है, यस होता है। तो ये भी क्या है, ये टेस्ट देता है, यानी केवल कीटोहेक्सोज और सुक्रोज ये टेस्ट देते हैं। एंड बारफोर्ड टेस्ट केवल मोनोसेक्राइड के द्वारा दिया गया टेस्ट है। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन बनाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, और आपके सामने मैंने ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए यही ऑप्शन दे दिया आपके सामने कि मॉलिस टेस्ट, सेलिवेनॉफ टेस्ट एंड बारफोर्ड टेस्ट। तो अगर मॉलिस टेस्ट की बात करेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों टेस्ट देंगे। अगर हम सेलिवेनॉफ करते हैं तो यस ये ग्लूकोज टेस्ट नहीं देगा, ये फ्रक्टोज देगा और हम ग्लूकोज फ्रक्टोज से यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बारफोर्ड टेस्ट तो सारे मोनोसेक्राइड देते हैं।